62 मिलियन टन्स। शायद एक ये ऐसा नंबर है जिसे मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता, बट ये नंबर वो नंबर है जो हमारे देश के वेस्ट प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि हम इस नंबर को पहचान गए हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कूड़ा आपके और मेरे घरों से निकलता है वो कहाँ जाता है। ये जाता है लैंडफिल्स में। लैंडफिल्स वो डेजिग्नेटेड जगह होती है जहाँ पर हर शहर के पूरे कूड़े को ले जा करके डंप कर दिया जाता है, और डंप करने से बनते हैं पहाड़ों के पहाड़। इन विशालकाय पहाड़ों में कहीं कहीं आग लगती नजर आती है, तो कहीं कहीं हेवी मेटल सीप डाउन करके ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करते हैं। या यूं भी कहना गलत नहीं होगा कि जब आंधी या तूफान आते हैं तो यही कूड़ा आसपास की रेडियस में उड़ता हुआ नजर आता है। तो यह है एक वो सच्चाई जो शायद हम अधूरी जानते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि हमने हमारे कूड़े को हमारे घर से बाहर दे करके हमारी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन अगर ये हमारी ही आने वाली जनरेशन्स को इम्पैक्ट करने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप और मैं मिलकर इस समस्या को और गहराई से समझें और क्या सॉल्यूशंस लेकर के आ सकते हैं उसे भी समझने की कोशिश करें। मैं ये कहूँगा कि आज से 4 साल पहले जब मैंने थैंक यू को शुरू किया, तो जो मेरा मिशन था वो था अ वर्ल्ड विदाउट वेस्ट। मेरा ऐसा मानना था कि जिस दिन इस दुनिया में कोई वेस्ट नहीं रहेगा, उस दिन मुझे लगता है शायद इस कंपनी की जरूरत नहीं होगी। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि वेस्ट क्या है। जो चीज अब आपके लिए और उपयोगी नहीं है, उसे हम अक्सर वेस्ट टर्म से संबोधित करते हैं, वाइल यही वेस्ट शायद किसी और के लिए रिसोर्स हो सकता है। तो ये माइंडफुलनेस और इस माइंडफुल बिहेवियर को मैं कहूं तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करना और उस अवेयरनेस से कॉल टू एक्शन लेकर के आना कि एक आपको पता है कि कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन जब वो समय आता है जब आपको फैसला लेना है कि मैं इसे फेंकूं या ना फेंकूं, अगर आप नहीं फेंकते हैं तो मैं कहता हूं कि एक सही मायने में अवेयरनेस का जो सही मकसद है वो पूरा हुआ है। थैंक यू पर हम लोग इसी मुहिम पर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कोशिश करी है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जाएं जिससे कि आपके गीले कचरे को रिसोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो आज करंटली हम गीले कचरे से खाद, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी और बायो सीएनजी बना रहे हैं। और स्पेसिफिकली अभी हम बल्क जनरेटर्स के साथ काम करते हैं, जिनमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मैरिज गार्डन्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ रेलवे स्टेशंस के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ यूनिट्स अक्षय पात्रा जैसी भी है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मकसद है कि अगर आपने गीले कचरे से कुछ मीनिंगफुल बना लिया, जिससे कि आप या तो पैसे कमा सकते हैं या कहीं ना कहीं बिना कुछ खर्च किए कोई उपयोगी चीज़ बना सकते हैं, तो हमारा जो पूरा माइंडसेट है, क्योंकि उसके अलावा जो भी कचरा है जिसे हम सूखा कचरा कहते हैं, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल या ई वेस्ट, वो सभी हम वैसे भी कबाड़ी वाले को बेचते हैं और उसके लिए हमें मीनिंगफुल वैल्यू जो है वो ऑफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ बन रहे हैं वो पहाड़ बनेंगे नहीं, क्योंकि गीले कचरे से आपने खाद बना ली है या कुकिंग गैस बना ली है, और जो सूखा कचरा है वो आपने सही जगह पे ऑलरेडी पहुंचा दिया है। तो हमारी कोशिश यही है कि किस तरीके से इन पहाड़ों को बनने से रोका जाए और कुछ और ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जाएं जो बहुत आसानी से इस्तेमाल में लिए जा सकते हो, जिससे आप एक मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उसका जो निस्तारण है वो अपनी ही प्रीमाइसेस के अंदर कर पाए। तो अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं वो उनके साथ डिस्कशंस बहुत अलग तरह के होते हैं। तो मैं भी अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठा था और उसमें एक चीज़ खास निकल करके आई कि हम स्वच्छ भारत अभियान पर बात कर रहे थे। मैं ये करेक्ट करना चाहूँगा कि मेरा मकसद बहुत पहले तक ज़रूर था कि मैं एस्पायर करता था, बट आई वुड से पिछले 10 सालों से मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपना ही खुद का कुछ बनाना है। और इन चाय
के ऊपर जो डिस्कशंस थे उसमें हम स्वच्छ भारत अभियान पर बात कर रहे थे और कैसे ये एक सक्सेस भी रहा है और फेलियर भी रहा है, उन दोनों पहलुओं पे बात हो रही थी। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो गवर्नमेंट के जो फेलियर्स वाले पैरामीटर्स हैं उसको भी सक्सेस वाले टिक बॉक्सेस में टिक कर पाए। और वहीं से थैंक यू का जन्म हुआ। और ये भी बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है कि थैंक यू ही नाम क्यों पिक किया गया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जितनी भी कंपनीज मैंने इंडिया में देखी उनके नाम में कहीं ना कहीं वेस्ट आता था। तो मेरा ये परसेप्शन था कि जिस तरह के कास्टिज्म से आज भी हम जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम वेस्ट की या कूड़े की बात करते हैं तो लोगों के चेहरे पे ना एक बहुत अलग से एनिमेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि जो भी आने वाले वक्त में मेरे साथ काम करे या इस मिशन में जुड़ना चाहे, उन्हें कहीं भी ये फीलिंग ना आए कि वो कुछ ऐसे पार्ट में काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड नहीं है। तो थैंक यू एक उसी का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जो आज हमारे घर से कचरा लेकर के जाता है वो कूड़े वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। कूड़े वाले हम हैं क्योंकि कूड़ा हम अपना उसे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए थैंक यू की स्थापना हुई और थैंक यू की शुरुआत हुई। मेरा जो आज एक सक्सेसफुल डे है वो शायद किसी बिगिनर का डे 0 होगा। आई वुड से माई डे 100 इज समथिंग यू कांट कंपेयर योर डे 0 विद, राइट। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, ऐसे कौन से फॉर्मूलाज रहे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद करी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इंडियन सोसाइटीज़ में अक्सर हमें रिस्क को मिनिमाइज करने की तरफ प्रेरित किया जाता है, या ये कहा जाता है कि आप स्टेबिलिटी सीख करिए, आप एक स्टेबल जॉब के लिए चाहिए, एक ऐसी जॉब के लिए जाइए जो आपके बिल्स तो पे करें लेकिन आपका रिटायरमेंट प्लान भी बन करके आए। बट मैं कहूँगा योर लाइफ इज एज ब्यूटीफुल एज योर करेज। और अगर आप आज रिस्क नहीं ले रहे हो जब आपकी लाइबिलिटीज कम है, आपको सिर्फ आई वुड से खुद को पालना है, आपको लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी नहीं संभालनी है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे खुद पर काम करें, कैसे रिस्क को कैलकुलेट करें और कैसे एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें। अक्सर आज स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, बहुत ग्लैमर वाली दुनिया है, और अक्सर हम आइडियाज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे आइडियाज़ कितने यूनिक हैं। मैं ये कहूँगा मेरा आइडिया यूनिक नहीं है, बट मेरा एग्जीक्यूशन यूनिक है। आज आप मेरे ही आइडिया को कॉपी करके आई वुड एनकरेज, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, बट आपका और मेरा एग्जीक्यूशन अलग होगा, और वही एग्जीक्यूशन जो है वो कंपनीज को दूसरी कंपनीज से अलग बनाता है। लोग अक्सर ये एक्सक्यूजेस देते नजर आए मुझे कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो मैंने हमेशा से कोशिश करी कि क्यों ना हम इसे हमारी मशीन्स को वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर की तरफ फुली ऑटोमेटिक बनाएं, जो ह्यूमन एफर्ट्स को नेग्लिजिबल कर दें और चीज़ें ऑटोनमस मोड पर चलती रहे। तो उस तरह की मशीन्स हम लोगों ने बनाई है, और हम लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और करंटली आई वुड से हमारी जो कैपेसिटी है वो है टू कन्वर्ट 5000 kgs ऑफ फूड वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट ऑन डेली बेसिस एज ऑफ नाउ। विद आवर प्रोडक्ट्स अभी वी आर वर्किंग इन 5 states, और आई वुड से स्पेसिफिकली 9 cities बीइंग प्रिसाइज। और अच्छी बात यह है कि चूँकि मशीन्स फुली ऑटोमेटिक है तो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हैसल नहीं होता है, और हमारी कोशिश यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में हम लोग पहुँचें, और ख़ास तौर से Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ को मैं फोकस रखना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में एक अवेयरनेस होती है, लोग इस तरह की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, या यूँ कह लें कि एक स्टेटस क्वो का विषय बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन छोटे शहरों के अंदर चैलेंजेस अपने आप में थोड़े यूनिक होते हैं, और या यूँ कहूँ कि आपकी एग्जीक्यूशनल स्ट्रैटेजी का थोड़ा अलग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो दैट इज़ आवर फोकस एरिया। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव रिसीव्ड कपल ऑफ क्वेरीज फ्रॉम सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। सो वी आर ऑल्सो फिगरिंग आउट कि हम किस तरीके से उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन के अप्रोच का है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एंडलेस गेम है, क्योंकि पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से कोरोना के चलते हम और ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए हैं, जहाँ पर आप और मैं
खाना, ग्रोसरी और इनफैक्ट हमारे कपड़े तक अब ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है, उसकी खपत और बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को इसमें हाथ मिलाने होंगे और इसे कहीं ना कहीं एक कलेक्टिवली जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर इस पर काम करना होगा। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मैं करूँगा, इट्स गोइंग टू बी टू लिटिल, it's not going to help, and I would say together you and I can make a world little less messier। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट करती है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि देखिए, एट द एंड आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, व्हाट मैटर्स मोर इज हाउ यू सेल, एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट व्हाई आर यू सेलिंग इट, द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट, द पर्पस ऑफ द कंपनी। तो आई वुड से आसान नहीं रहा, बट डिफ़िकल्ट को आसान बनाने में एक थोड़ा अलग मज़ा होता है। तो हमारी हमेशा से जो कोशिश रही है वो यही रही है कि किस तरीके से हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करें जो एक अर्ली एडॉप्टर्स होंगी इस मार्केट में, जिससे कि आपके कुछ इंस्टॉलेशंस आसानी से हो जाते हैं, और जब वो हो जाते हैं तो उसके बेसिस पर आप एक केस स्टडी दिखा सकते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ यूनिक लेकर के जा रहे हैं, तो या तो आप उन सिटीज़ में लेके जाइए जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मॉडल है, जैसे इंदौर, सूरत, भोपाल एक बहुत स्मार्ट सिटीज़ के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स कहे जाते हैं, या वो सिटीज़ जो बहुत ज़्यादा ईगर है इस तरह के एग्जाम्पल बनने में, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जो है उस तरीके से ज़्यादा करेंगे। सिमिलरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करना चाहती हैं, जो एमिशंस कम करना चाहती हैं, या जिनका CSR फोकस कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेकर के ज़्यादा है, तो आप जितनी स्मार्ट मार्केट रिसर्च करेंगे उतना ही आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल रिजल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये एक स्टोरी है, मैं एक मैराथन मैंने बस दौड़ कर फिनिश करी थी, और अगर आप कभी मैराथन का हिस्सा रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर एंड में एक काउंटर होता है जो आपको सैंडविचेस या सर्टेन सेट ऑफ फ्रूट्स और वाटर सप्लाई देते हैं। तो जैसे ही मैंने ख़त्म करी, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा लेट्स गो फॉर फ्री सैंडविचेस, तो उसने कहा दैट देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू, और मैंने उसको एम्फेसिस किया बट देयर इज फ्री सैंडविचेस, लेकिन यहाँ पर उसकी एक रिलेक्टेंस थी, उसका कहना था कि लाइन बहुत लंबी है। क्रक्स जो है इस बात का वो ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें अक्सर वो नज़र आता है कि उन्हें क्या चाहिए, और नंबर 2 वो लोग जिन्हें सिर्फ हमेशा वो ही नज़र आता है कि उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रोक रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि चॉइस हमेशा आपकी और मेरी रहेगी कि आप प्रॉब्लम का हिस्सा बनना चाहते हैं या सल्यूशन का। और मैं यही कहूँगा कि वेस्ट मैनेजमेंट सरकार की प्रॉब्लम नहीं है या आपकी और मेरी प्रॉब्लम है, ये हमारी करंट और अपकमिंग जनरेशन्स की प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसके लिए मैं क्विक आपको 2-3 टिप्स दूंगा। नंबर 1, आप माइंडफुल रहिए कि आप क्या कंज्यूम करने वाले हैं, उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, आप खुद से सवाल पूछिए। नंबर 2, बाय अ स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ फॉर योरसेल्फ। आप कभी भी बाहर किसी रेस्टोरेंट कैफे में जा रहे हैं, यूज द स्ट्रॉ एंड इंश्योर कि आप प्लास्टिक और पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इमेजिन 7.25 बिलियन पॉपुलेशन है आज दुनिया की, और हर महीने अगर हम सभी एक एक स्ट्रॉ भी कम करते हैं तो 7.25 बिलियन स्ट्रॉस इस प्लैनेट से खत्म हो रही है। नंबर 3, आप और मैं रोजाना टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, और ये टूथब्रश प्लास्टिक टूथब्रश होते हैं। और मैं अगर नंबर्स में बात करूंगा तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, इसको मैं आसानी से समझाता हूं कि एक साल में पूरी पॉपुलेशन जितने टूथब्रश का वेस्ट जनरेट करती है उसका वजन 22 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होता है। और इस वजन का भार अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम सभी बैम्बू टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करता है। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है।
तो let's come together and let's envision a world without waste.